ये एक्सटर्नल स्वराज है, ये इंटरनल स्वराज है। अब इन दोनों को गांधी ने इक्वेट कैसे किया, इसी के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा था 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टेटमेंट्स के से पूछ रखे हैं स्वराज से, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2012 में या 11 या 12 में देखना ऐसे में पूछ रखा है। तब एक ही ऐसे पूछा जाता था 250 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। एक ही ऐसे उन्होंने पूछ रखा है गांधी पर, स्वराज पर, तो इस पर ऐसे भी पूछा गया है। इस पर इथिक्स में भी 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो, गांधी ने इकोनॉमी का और गुड लाइफ का 2 मॉडल बनाया इस एग्जाम्पल में, एक हेडोनिस्टिक, एक नॉन हेडोनिस्टिक, एक स्वराजी, एक नॉन स्वराजी। हम एक विलेज लेने जा रहे हैं, उसी विलेज को एक बार हम स्वराज से ऑपरेट करेंगे और उसी विलेज को एक बार हम हिडोनिज्म से ऑपरेट करेंगे। तो पहले हम इस विलेज को, ये मान लो ये हमारा है केस 1 और ये हमारा है केस 2। केस 2 है इथिक्स ऑफ हिडोनिज्म और केस 2 है इथिक्स ऑफ स्वराज। सपोज people of any village believe in ethics of hedonism। मान लो कोई विलेज है जिसके लोग हिडोनिज्म की एथिक्स में यकीन करते हैं, तो क्या करेंगे? ये विलेज है, इस विलेज के लोग, एक मान लो इसमें एक फार्मर है, किसान है, और ये हिडोनिज्म में यकीन करता है। तो गांधी कहेंगे कि ये तब क्या करेगा? तब ये गुड लाइफ को अचीव करने के लिए क्या हासिल करना चाहेगा? परचेजिंग पावर। ये बात कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हिडोनिज्म विल ऑलवेज लीड यू टुवर्ड्स गेटिंग और गेनिंग मोर एंड मोर परचेजिंग पावर। तो फार्मर क्या चाहेगा कि थ्रू माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आई शुड एनहांस, आई शुड इंक्रीज माई परचेजिंग पावर। अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मुझे अपनी आय बढ़ानी है। तो किस तरह की एग्रीकल्चर ये करेगा? एक है नीड वाली एग्रीकल्चर है कि आपने ग्रेन उपजाए और उनको कंज्यूम किया, तो आपकी नीड पूरी करेंगे। और दूसरी होती कैश क्रॉप, जिसको आप नीड के लिए नहीं लगाते, जिसको आप लगाते हैं प्रॉफिट के लिए। तो द मोमेंट दिस फार्मर विल बिलीव इन हिडोनिज्म, ही विल गो फॉर कैश क्रॉप। तो क्या करेगा ये फार्मर जाएगा कैश क्रॉप के लिए। और कैश क्रॉप में मान लो इसने लगा दिया कॉटन, कपास। अब इसको देखना है कि कैसे हिडोनिज्म हमारी आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करेगा, शेप करेगा, और फिर स्वराज में देखना है कि कैसे करेगा। तो ये कॉटन इसने प्रोड्यूस किया। कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया? इसने बीज खरीदने के लिए लोन लिया, उसके लिए पेस्टिसाइड के लिए उसने कर्ज लिया। तो पैसे को अरेंज करेगा कैश क्रॉप के लिए, क्योंकि उसको भरोसा होगा कि अगर कैश क्रॉप बढ़िया हो गई तो खूब इनकम होगी, खूब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से वो अपना लोन भी दे देगा और इनकम बढ़ा के अपने लिए परचेजिंग पावर बढ़ा के मटेरियल गुड्स भी इकट्ठा करेगा। तो इज एमिंग फॉर मटेरियल गुड्स। अब इसने कॉटन प्रोड्यूस किया। गांधी कहेंगे कॉटन प्रोड्यूस करके क्या होगा? कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद इसको इस कॉटन को बेचना है। तो कोई ट्रेडर आएगा, कोई व्यापारी आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा जो इसके कॉटन को खरीदेगा। अब बिजनेसमैन कौन है, ट्रेडर कौन है? गांधी कह रहे हैं कि ये कहां पहुंच गया? जैसे इसने कॉटन प्रोड्यूस किया वैसे बन गया मार्केट क्रिएट हो गया, क्योंकि कॉटन को बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। इसने ग्रेन प्रोड्यूस किया होता, बेचना खरीदना नहीं था, उसको खाना था। कॉटन प्रोड्यूस किया तो उसको बेचना पड़ेगा। ट्रेड शुरू हो गया, ट्रेड शुरू हुआ तो मार्केट आ गया। अब एक ट्रेडर आया। ये ट्रेडर क्या चाहता है? ट्रेडर चाहता है प्रॉफिट। कौन है ये प्रॉफिट सीकिंग है। एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है जो प्रॉफिट सीख करने के लिए आया। कैसे प्रॉफिट बढ़ाएगा अपना? फार्मर को ज्यादा प्रॉफिट देगा तब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, या इसका अपना प्रॉफिट बढ़ाए और फार्मर को कम दे? किसमें ज्यादा इसके लिए फायदा है? इसके लिए फायदा इसमें है कि फार्मर को कम प्रॉफिट मिले, इसको ज्यादा मिले। इसका तब यहां क्या आ गया? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आते ही वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी का आइडिया खत्म। तो आया, जैसे ट्रेडर आया कि प्रॉफिट सीकिंग है, और प्रॉफिट सीकिंग है होते ही क्या है
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पैदा हो गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ट्रेडर का इंटरेस्ट पूरा होगा तो फार्मर का नहीं, फार्मर का पूरा होगा तो ट्रेडर का नहीं। इसका मतलब ट्रेडर जो प्रॉफिट सीकिंग है ये कैसा है? ये लेके आएगा ग्रीड, और ग्रीड से आएगा सेल्फिशनेस। ये चाहता है कि इस किसान को किसी तरह से कम पैसा देना पड़े जिससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो इस ग्रीड और सेल्फिशनेस के कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण क्या बोलेगा? ये लेके आएगा फॉल्सहुड, झूठ। क्या कहेगा? कहेगा कि इस बार इजिप्ट में कपास का, कॉटन का बड़ा बम्पर क्रॉप हो गया, वो तो मैं आ गया हूं गांव में खरीदने के लिए। अदरवाइज एक बार इजिप्ट का कॉटन मैनचेस्टर, लिवरपूल पहुंचना शुरू हो गया तो इंडियन कॉटन को लोग पूछेंगे नहीं। झूठ बोलेगा। क्या चाहेगा? इस किसान को चीट करना चाहेगा, जिससे ये फार्मर अपने प्रोड्यूस को सस्ते दाम पे बेच दे। अब फार्मर तो इतना पढ़ा लिखा फार्मर है नहीं, इतना पढ़ा लिखा होता, इतना सब जानता होता, ट्रेडिंग तो ट्रेड कर रहा होता कहीं। ये तो प्रोड्यूस करना जानता है फसल को, क्रॉप को। इसके पास इतना सब कुछ नॉलेज नहीं है। इसको लगेगा पता नहीं कॉटन प्रोड्यूस कर लिया, उधर इजिप्ट का कॉटन आ गया और मैं बेच भी नहीं पाया, तो फिर तो बाद में कोई और भी इसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा और मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करेगा? ये किसान अपना कॉटन कम रेट पे ही, लगभग लागत के आसपास से थोड़ा सा ज्यादा में बेच देगा। इसको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अब ये ट्रेडर लेके आगे बढ़ा, इस कपास को कहां आया? ये आया सिटी में। इसके पास सिटी में आया जहां बिग ट्रेडर है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यवसायी। एंड व्हाई इज बिग ट्रेडर? क्योंकि बड़ा झूठ बोलता है। ये ट्रेडर अपना बैलगाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे कपास कॉटन का लेके पहुंच गया। तो बड़े ट्रेडर ने कहा कि आज तो कॉटन का रेट ही शेयर बाजार में गिर गया है। वो इजिप्ट वाला झूठ बोल सकता था, लेकिन ये शेयर बाजार वाला झूठ बोलेगा। उस समय भी शेयर मार्केट होता था, सेंसेक्स था, तो कॉटन का रोज रेट आता जाता था। तो शेयर मार्केट में रेट गिर गया, और रेट गिर गया इसने बोला, तो छोटा ट्रेडर जो लेके आया है उसके पास बारिश वारिश आ गई, सारा कॉटन वेट हो जाएगा, क्या करेगा? बेचने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया? इसने, ये भी क्या है? ये भी प्रॉफिट सीकिंग है। तो इसमें भी फिर से क्या हुआ? इस ट्रेडर में क्या हो रहा है? फिर से हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो गांधी का कहना है जैसे आप मार्केट इकोनॉमी में आएंगे, खरीदने बेचने में आएंगे, वहां प्रॉफिट का एंगल इन्वॉल्व होगा। प्रॉफिट आएगा तो ग्रीड आएगा, और ग्रीड आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कोई सच नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रूथ इज वन, और इनका ट्रूथ एक नहीं हो सकता। क्या करेंगे? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से यहां भी फॉल्स होगा। अब जो ये ट्रेडर है, जो सिटी वाला है, इस कॉटन को क्या करेगा? जो सिटी ट्रेडर है, ये सिटी में जो आप आए, जो बेसिकली ट्रेड के लिए है, क्या करेगा? इस कॉटन के लिए बनाएगा या बनाया होगा एक गोडाउन, उसमें रखवाएगा। इसका क्या करवाएगा? इसका करवाएगा इंश्योरेंस। इसके लिए क्या बनाएगा? सिक्योरिटी। इसी कॉटन के गोडाउन के लिए, और इसमें कोई चोरी वोरी, थेफ्ट वेफ्ट ना हो, इसके लिए स्टेट बनाएगा क्या? पुलिस। इस पूरे ट्रेड के प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सेटल करने के लिए होगा हमारी जुडिशरी। तो गांधी का कहना क्या खड़ा हो रहा है? स्टेट। जैसे आप विलेज से बाहर निकले, ट्रेड करना शुरू किया, अब उस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए स्टेट चाहिए, पुलिस चाहिए, कोर्ट चाहिए, सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। इसी गोडाउन से कॉटन को ले जाने के लिए डॉकयार्ड चाहिए, बंदरगाह चाहिए, इसके लिए रेलवे लाइन चाहिए, जिससे सिटी से वहां तक कॉटन ले जाया जा सके, अलग अलग सिटीज तक, जहां से वो आगे ब्रिटेन के लिए जाएगा। इसके लिए शिपिंग कंपनी चाहिए, इसके लिए शिपिंग लेन, शिपिंग कंपनी चाहिए। क्या होता जा रहा है? एक मैमथ स्ट्रक्चर खड़ा होता जा रहा है, एंड एवरीबॉडी वुड सीक हिज और हर प्रॉफिट। शिपिंग कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, रेलवे लाइन अपना कॉस्ट निकालेगी, डॉकयार्ड अपना उसके हैंडलिंग का कॉस्ट निकालेगा,
जुडिशरी का पैसा इसी से टैक्स लगा के जुडिशरी का पैसा जाएगा इसी कॉटन से, इसी से पुलिस की सैलरी जाएगी। कॉटन का रेट क्या हो रहा है, कॉटन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गोडाउन में रखने का, इंश्योरेंस करवाने का ये ट्रेडर पैसा निकालेगा। तो उसी कॉटन में जैसे जैसे आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, हर आदमी अपना प्रॉफिट जोड़ता जा रहा है और कॉटन का दाम बढ़ता जा रहा है। फिर गांधी कहेंगे कि यहां से ये पॉल्यूशन के साथ, इसमें ढेर सारा पॉल्यूशन होगा। इस पॉल्यूशन के साथ कहां पहुंचेगा कॉटन, ये आएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन में ये पहुंचा लिवरपूल, ये पहुंचा मैनचेस्टर। वहां इस कॉटन से फिर मान लो आपने क्लॉथ्स बनाए, कपड़े बनाए, और फिर ये क्लॉथ वापस कहां आया, वापस होते होते, क्योंकि इंडिया 90% विलेजेस में है, तो अब इसको मार्केट में आना है। और वही विलेजर, वही फार्मर जिसने अपना कॉटन बेचा था, उसके पास कपड़े नहीं है, तो जितनी उसकी इनकम हुई थी कॉटन बेचने से, उससे अपने घर के लिए बमुश्किल एक एक पेयर या एक कोई क्लॉथ पूरे फैमिली के लिए खरीद पाया, और उसका पैसा खत्म हो गया। एक आध कपड़े खरीदे, पैसा खत्म हो गया, लोन भी नहीं चुका पाया। इस उम्मीद में है कि अगली बार प्रॉफिट हो जाएगा, अगली बार जिप में ऐसा क्रॉप नहीं आएगा, अगली बार प्रॉफिट हो जाएगा। लॉटरी की तरह खेल रहा, उसको पता नहीं है कि सिस्टम है जो बना ही ऐसे कि उसको कभी प्रॉफिट बनाने ही नहीं देगा, इसमें दूसरे लोग प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये वापस लौटा, और इसी विलेज के इस फार्मर ने वो क्लॉथ जो इस पूरे प्रोसेस से बहुत कॉस्टली हो चुका है, उसी कॉस्टली क्लॉथ को इसने क्या किया, परचेज किया। इसकी सारी परचेजिंग पावर खत्म, खाने के लिए इसके पास मुसीबत, कपड़े भी पूरे फैमिली के लिए मुश्किल हो पाए, इसकी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होगी, धीरे धीरे गरीब होता जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, इनके पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी। यहां होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यहां होगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, और इनके पास वेल्थ घटती चली जाएगी, इनके पास रिसोर्सेज घटते चले जाएंगे। क्या आएगी, इससे आएगी पॉवर्टी, इससे आएगी इनइक्वालिटी। और झूठ तो आ ही रहा है, लालच आ ही रहा है, पॉल्यूशन आ ही रहा है, इस पूरे प्रोसेस में इतना मेहनत स्ट्रक्चर आ रहा है, उसमें करप्शन, ब्राइब सब आता जाएगा, यहां सब आएगा। गांधी ने आखिरी बात कही कि इसमें जस्टिस नहीं होगा। मान लो इस किसान को किस दिन पता चल गया कि मेरे साथ ट्रेडर ने चीटिंग की, झूठ बोला था वो, तो उसको उस ट्रेडर को सू करने के लिए सिटी आना पड़ेगा और कोर्ट जाना पड़ेगा और लॉयर हायर करना पड़ेगा। जिसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं, लॉयर कहां से हायर करेगा? लॉयर हायर भी कर लेगा तो मुकदमा 2 साल 4 साल चलेगा, 2-4 साल इसके पास केस लड़ने के पैसे नहीं। मुकदमा खड़ा भी करेगा, लड़ेगा भी, तो उसको विटनेस ले आने पड़ेंगे। विटनेस कहां से ले आएगा? शहर के ट्रेडर के साथ इसका डिस्प्यूट हो जाए मान लीजिए, या छोटे ट्रेडर के साथ डिस्प्यूट हो जाए, तो ट्रेडर तो उसके पास पैसा है, वो 4 फर्जी गवाह खड़े कर देगा शहर में, थोड़ा बड़ा लॉयर कर लेगा। इसके पास बमुश्किल किसी तरह का लॉयर करने का मामला बना, तो इसका छोटा लॉयर बड़े लॉयर से हार जाएगा, बड़ी मुश्किल से केस लड़ पाएगा। केस लड़ेगा तो और डेट रिडन होता चला जाएगा, कर्ज इसका बढ़ता चला जाएगा। तो गांधी कहेंगे इसमें जस्टिस भी नहीं मिलेगा। जस्टिस लेने के लिए फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो जजेस हैं वो किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे, ये किसान अपनी बात कह भी नहीं पाएगा। इसको अपनी बात कहने के लिए एक मीडियम, एक लॉयर की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है। जस्टिस डिलेड भी है, जस्टिस डिनाइड भी है। डिले भी हुआ और कई बार तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप वहां तक जा ही नहीं सकते। तो गांधी का कहना है ये सिस्टम ट्रूथ को खत्म करता चला जाएगा, इसमें सिर्फ फॉल्सहुड, वकील झूठ बोलेंगे। बड़ा वकील वही होगा ही जो क्राइम करने वाले को बचा लेता है, क्योंकि आर्टिकुलेट है। गांधी कहेंगे रीजन का मिसयूज होगा। लोग मानते हैं ना रीजन से एथिक्स आता है, रैशनल आदमी एथिकल हो जाता है। गांधी कहेंगे रीजन का लोग मिसयूज करते हैं अगर उनके अंदर ग्रीड आ गया है। रीजन एक टूल है, अगर आपके अंदर ग्रीड है तो आप रीजन को ग्रीड के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका कॉन्शियंस प्योर है तो आपको रीजन के बजाय खुद ही समझ में आएगा कि क्या सही क्या गलत है। अब गांधी ने इसी केस में कहा कि ये सारा कुछ इसमें इनजस्टिस है, एक्सप्लॉयटेशन है, ब्राइबरी है, करप्शन है, पोल्यूशन है, स्टेट खड़ा हो गया, लॉज बनने लगे, कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, गोदाम में आग लग जाए, तमाम एक्सीडेंट्स हैं, प्रॉफिट है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस है, फॉल्सहुड है, सब कुछ क्रिएट हो गया। गांधी कहते हैं इसके बजाय बड़ा सिंपल था कि जो ये विलेज होता, इस बार ये विलेज कौन होता? केस 2 वाला। केस 2 का मतलब स्वराज, मतलब आइडिया ऑफ गुड लाइफ इज associated with
किससे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कौन सा ये फार्मर है जो मानता है कि हमको अच्छी जिंदगी जीनी और अच्छी जिंदगी वर्चुअस ह्यूमन बीइंग बनने से आएगी? तो ये फार्मर है, अब ये क्या करेगा? पहला वाला फार्मर ग्रीड के लिए क्रॉप कर रहा था, ये वाला फार्मर ये नीड बेस्ड एग्रीकल्चर पर जाएगा, जरूरत आधारित कृषि। तो क्या करेगा ये वाला अपने फील्ड में अगर इसके पास होगा तो थोड़ा सा कॉटन प्रोड्यूस करेगा और बाकी में ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, फूड ग्रेन्स। अगर कॉटन का इसके पास स्कोप नहीं होगा, इसकी लैंड सूट नहीं करेगी, तो केवल ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। अगर इसने कॉटन प्रोड्यूस किया, इस कॉटन को प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा? स्पिनिंग व्हील ले आएगा, लेके आएगा, उसी गांव में बन जाएगा चरखा। कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद इसकी फैमिली, घर की विमेन, बच्चे, एडल्ट खाली टाइम में स्पिनिंग व्हील चलाएंगे और उससे थ्रेड्स बना के, कॉटन थ्रेड्स बना के अपने लिए क्लॉथ खुद ही बना लेंगे। अपने खेत के कॉटन से जो थोड़ा सा उपजाया है, सेल करने के लिए नहीं, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उससे कपड़े बन गए। पूरे घर के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े आ गए, सबके लिए 2-2 कपड़े आ गए। कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। चाहे इजिप्ट में कॉटन ज्यादा हो जाए, चाहे शेयर बाजार ऊपर नीचे आए, कपड़े का वही यूज है जो हमारे लिए फिक्स है। इससे हमारे कॉटन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो प्रोड्यूस किया उसी को पहन लिया। इसका मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं। इस फार्मर के ऊपर कोई हेडेक नहीं है कि अगली बार कॉटन का इजिप्ट में बम्पर क्रॉप होगा और शेयर बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सबसे इंसुलेट हो गया। इसने अपना स्पिनिंग व्हील बनाया, उससे सूत काटा, कपड़े बना लिए, और जो ग्रेन प्रोड्यूस किया, इतना प्रोड्यूस कर लिया कि उस ग्रेन से इसकी इस बार की भी जरूरतें पूरी हो गई और कुछ सरप्लस भी है कि अगली बार कोई अगर इस तरह का मामला बने तो उसके लिए भी उसके पास एक बफर होना चाहिए। अब क्या है? कुछ बेचना नहीं, कुछ खरीदना नहीं। अगर इसके पास कॉटन नहीं होता तो इसी ग्रेन को किसी दूसरे गांव में किसी ऐसे फार्मर को जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया उसको ग्रेन देता और उससे कॉटन ले लेता। रुपए पैसे का कोई रोल नहीं। जिनके पास लैंड नहीं होगा वो स्पिनिंग व्हील बना रहे होंगे, गांव के लोगों के लिए कुछ बना रहे होंगे, बदले में वो कॉटन उनसे अपनी सर्विसेज के बदले में ले लेंगे। उसी विलेज के अंदर सारी जरूरतें क्या होगी? पूरी हो गई। ये जो ग्रेन प्रोड्यूस किया, इसका जो बचा हुआ मटेरियल है उसी से अपना घर बना लिया। इस आदमी की सारी जरूरतें पूरी हो गई। अब इसको बेसिक नीड्स की पूरी हो गई, इसको झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, इसमें ग्रीड है नहीं, ये किसी को चीट करेगा नहीं, सेल्फिश बना नहीं। बाकी टाइम किस पर लगाएगा? बाकी टाइम विलेज की कम्युनिटी में टाइम देगा तो इसके रिलेशनशिप विलेजर्स से बहुत स्ट्रांग होंगे, डीप होंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ ठंड में अलाव जला के बैठेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। पूरा गांव एक भाईचारे के साथ रहेगा क्योंकि इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। हर किसान ने अपनी फसल उपजाई, हर किसान ने अपनी जरूरत पूरी की, और जो टाइम उनके पास सरप्लस है वो टाइम उन्होंने सोसाइटी को दिया, कम्युनिटी को दिया। तो स्ट्रांग कम्युनिटी बॉन्डिंग। इस तरह से गादी कहेंगे कि अब इसमें अगर मान लीजिए किसी का डिस्प्यूट हो गया यहां, तो चूंकि विलेज में कोई सेल्फिश ग्रीडी है ही नहीं, तो वहीं 5 पंच मिल जाएंगे आपको। आप लेके अपना मामला उस पंचों के पास जाएंगे, एक हियरिंग में, आधे घंटे की हियरिंग में फैसला हो जाएगा। गांव में कोई झूठा गवाह खड़ा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब गांव में एक दूसरे को जानते हैं। गांव का मामला वहां झूठ छिप नहीं पाएगा और वकील करने की जरूरत नहीं। अपना केस पंच के सामने अपनी लैंग्वेज में बताइए, पंच भी आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे। कोई तारीख पे जाने की जरूरत नहीं, तो कोर्ट कचहरी नहीं होगी और बहुत सारे मामलों का अंबार नहीं लगेगा। एक हियरिंग में इंस्टेंट जस्टिस। जस्टिस के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, जस्टिस मिलेगा। सोसाइटी लार्जली मॉरल होगी, इसलिए डिस्प्यूट्स कम होंगे। आज की तरह नहीं कि हमारे कोर्ट में इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि उनके लिए हमारे पास इतना बैकलॉग है कि एक आदमी जस्टिस की तलाश में जो कोर्ट जाता है वो 20 साल इंतजार करता है मुकदमे का फैसला होने में। और यहां से जब आगे बात बढ़ेगी ही नहीं तो यहां से आगे ना क्या, न सिटी, न ट्रेड, न गोडाउन, न डॉकयार्ड, न रेलवे लाइन, न पुलिस, न कोर्ट, न शिपिंग, ये सब क्या हो गया? खत्म। न लॉयर, न जज, सब खत्म। इसी को गांधी कहते हैं एनार्किज्म। एनार्किज्म, राज्य की जरूरत नहीं है, स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी कहते हैं ह्यूमैनिटी ने स्टेट बहुत बाद में बनाया है।
लंबे समय तक ह्यूमन बींग्स ने बिना स्टेट के सर्वाइव किया है। स्टेट कभी इक्वलिटी नहीं ला सकता, क्योंकि स्टेट हमेशा कुछ पावरफुल लोगों के कंट्रोल में होगा। अगर कैपिटलिज्म आएगा तो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन स्टेट को कंट्रोल करेंगे। अभी भी देख लो तुम्हारे देश में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें 90% वो लोग हैं जो वेल्दी हैं, पैसे वाले। गांव का कोई मजदूर चुनाव नहीं लड़ता, छोटा मोटा किसान चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव लड़ते हैं वेल्दी लोग, बिजनेसमैन, क्योंकि पावरफुल है। वो क्या कर लेते हैं, पूरे स्टेट को कंट्रोल कर लेते हैं। कहते हैं, एडीआर कहता है कि इंडिया में हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है 545 कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो, तो उसमें 10 से 15 फैमिलीज हैं एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। वही 10 फैमिलीज हैं जो बदल बदल के अलग अलग पार्टी से चुनाव में टिकट लेती हैं। उन्हीं 10 फैमिलीज ने, 10-15 फैमिलीज ने पिछले 15-20 साल से पूरे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रखा है। इसका मतलब 5,000-6,000 फैमिलीज ने भारत की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रखा है। तो गांधी में इसकी आपको जरूरत नहीं है। इस तरीके के मॉडल में जब इस आदमी के पास कोई जरूरत है नहीं, बेचना है नहीं, खरीदना है नहीं, झूठ बोलना है नहीं, लालच है नहीं, तो उतना जितना उपजाया उसको कंज्यूम किया। इसी से क्या है, इसी से इकोलॉजिकल बैलेंस है। उस समय गांधी ने कहा था कि अगर आप सिटी बनाएंगे, बहुत ज्यादा इस तरह का कम्युनिकेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी बहुत तेजी से फैलेंगी। तो ह्यूमैनिटी को थोड़ा सेक्लूडेड रहना चाहिए, क्योंकि उसको मेंटल पीस की जरूरत है, उसको सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, उसको अपने लाइफ की स्पीड नहीं बढ़ानी है। लाइफ की स्पीड बढ़ाते जाओगे, टाइम खत्म होता जाएगा। टाइम खत्म होता जाएगा तो गांधी का कहना है ह्यूमन रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और उसकी बॉन्डिंग कमजोर होती जाएगी। और गांधी मानते हैं कि असल लाइफ हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप में है। हमारे रिलेशनशिप जितने स्ट्रांग हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी उतनी अच्छी है। हमारे रिलेशनशिप वीक होते जाएंगे, लाइफ फास्ट होती जाएगी, टाइम होगा नहीं रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप फ्रेजाइल होते जाएंगे, तो स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, सारी मानसिक समस्याएं आती जाएंगी। तो गांधी के लिए लव, केयर, अफेक्शन, सेटिस्फैक्शन ये मिलेगा ह्यूमन रिलेशनशिप से। और ह्यूमन रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग बनेगी जब आपकी लाइफ थोड़ी स्लो हो, और लाइफ स्लो तभी होगी जब आप इस तरीके के लाइफ में जाएंगे। ये गांधी के स्वराज का, गांधी के ही 2 एग्जाम्पल से जस्टिफिकेशन है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव लाइफ का आइडिया है। इथिकल थिंकर्स का काम होता है, कई बार यही मार्क्स भी यही करेगा। आपने क्योंकि इथिक्स में कोई थिंकर कंप्लीटली पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। बहुत सारे इथिकल थिंकर्स ऐसे हैं, मार्क्स, गांधी, जो कहते हैं हमारी दुनिया ही गलत बन गई या गलत बन रही है। Until unless we change the model of world by preaching or teaching someone what is ethical, you cannot make them ethical. तो गांधी और मार्क्स जैसे लोगों का मानना है कि सोसाइटी, इकोनॉमी, इनका नेचर तय करेगा कि लोग एथिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये यूपीएससी में फर्स्ट पेपर का, जीएस फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन है। करप्शन का कॉज इकोनॉमिक नहीं, सॉरी सोशल नहीं, इकोनॉमिक नहीं सोशल भी है। और एक क्वेश्चन आया है कि जो हमारे ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनके टूटने का कारण हमारा इकोनॉमी है। इस तरह के जो क्वेश्चन है जीएस में पूछे गए हैं, उनका बेसिस भी यही है। ठीक है, तो अब ये स्वराज का आइडिया आपको समझा दिया।